नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम कुमार सिंह। उनसे हम बात करेंगे बहुत सारी। आपसे अनुरोध है, सब्सक्राइब कर लें कृपया, और वीडियो को लाइक कर लें, और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में हमारा योगदान करें। स्वयं भी सब्सक्राइब करें। हम इसको फटाफट 2 मिलियन पे ले जाना चाहते हैं, तो उसमें आपका योगदान अपेक्षित है। तो अनुपम जी, वक्फ बिल हो गया, एक्ट भी बन गया प्रेसिडेंट के साइन होकर। अब इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो क्या आ रहे हैं? जो आज राहुल गांधी जी ने जो बिहार में किया, वो इसका आफ्टर इफेक्ट है क्या? हाँ, देखिए बिहार में जो हुआ है, राहुल गांधी की वो सभा में जो हंगामा हुआ है, सदाकत आश्रम जिसको बोलते हैं, पटना में कांग्रेस का मुख्यालय जो है वो वही है। और वहीं पर ये सारे हंगामे जो हुए हैं वो हुए हैं। और वहाँ राहुल गांधी से वो व्यक्ति सिर्फ इतना कह रहा था कि आप जो है वक्फ ये जो वक्फ बिल को लेके वो कह रहा था। और उस दौरान कांग्रेस का पूर्व विधायक, अब बताइए, जहाँ पे कहा जाता है कि राजद के लोग जो हैं वो गुंडे होते हैं, और वहाँ कांग्रेस का पूर्व विधायक मारने के लिए दौड़ गया उससे। और वो जिस तरीके से दौड़ा है, मुझे लग रहा है कि उसको तो मैराथन लड़ाना चाहिए, इंडिया की तरफ से ओलंपिक में भेजा जाना चाहिए। और उसके पीछे पीछे उसके सारे समर्थक अब दौड़ गए। भाई, नेताजी दौड़ रहे हैं तो हमें तो देखना है नेताजी क्यों दौड़ रहे हैं, क्या करने के लिए दौड़ रहे हैं, और उस हिसाब से काम करना है, नेताजी को खुश करना है। तो सारे समर्थक भी दौड़ गए और बेचारे उस व्यक्ति को जो है पीट दिया। अब आप बताइए सर, ये वक़्फ़ के आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी इसको कहे जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बिहार में जो कांग्रेस की दुर्दशा है, उसको भी ये दिखाता है कि कैसे वहाँ पर आप एक तरफ बेगूसराय में शक्ति प्रदर्शन करके आ रहे हैं, सालों से आप कई महीनों से आप जो है वहाँ प्रदेश अध्यक्ष को आपने हटाया क्योंकि वो लालू यादव का करीबी था, फिर एक दलित प्रदेश अध्यक्ष लेके आए, फिर आपने 40 जिलों में जो है सो प्रदेश अध्यक्ष वो जिला अध्यक्ष बदल दिया। और अब आप कह रहे हैं कि हम पिछड़ों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही थी कांग्रेस के लिए। एक दिन के लिए ये आदमी आया, बेगूसराय में भी जब तक इन्होंने पदयात्रा की, जब तक मुँह नहीं खोला तब तक चीज़ें बहुत अच्छी हो रही थी। जैसे ही इन्होंने मुँह खोला और वो ऑर्थोपेडिक सर्जन वाला जो इन्होंने बताया है कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हो लेकिन आप अस्पताल नहीं चला सकते क्योंकि सिस्टम आपको चलाने नहीं देगा। तब से जो है समझ लीजिए कि ये कांग्रेस का सारा किया-धरा पिछले 3-4 महीने का सब कुछ एकदम से बेकार हो गया। और आपने तो सर पूछा जिससे कि जी। जिससे इन्होंने कहा, वो बताते हैं कंपाउंडर है शायद कोई। हाँ, अब झोला वो कंपाउंडर भी हो सकता है, वो झोला छाप डॉक्टर भी हो सकता है। और बिहार में बहुत से ऐसे भी हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग बोलते हैं कुछ गड़बड़ हुई तो बोलते हैं अरे डॉक्टर साहब को ज़रा बुला के ले आओ। और डॉक्टर साहब आ रहे हैं उधर से और डॉक्टर साहब के पास ना डिग्री है, इंजेक्शन दे देते हैं तो 3 दिन तक घाव रहता है। तो ऐसे-ऐसे लोगों को ही तो प्रमोट करेंगे राहुल गांधी, फर्जी लोगों को ही तो प्रमोट करेंगे। और सर आपने एक और चीज़ कहा कि वक़्त के ये जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो क्या हो रहे हैं। तो एक मैं तो ये देख रहा हूँ, ये तो थी थोड़ी-सी बिहार की बात। अब मैं देख रहा हूँ कि केरल में जो ईसाई वोट है, जो अब तक एकमुश्त कांग्रेस और सीपीएम में बँटता आ रहा था, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कहीं पर हिंदुओं के अलावा किसी जो सनातनी समाज है, उसके अलावा किसी अन्य समाज का वोट जो है, वो मुझे भाजपा को मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आप देखिए केरल में क्या होता है, केरल में लगभग 18 से 20% आप समझ लीजिए कि ईसाई हैं। जो मतलब 5वां हिस्सा वहाँ की जनसंख्या का जो है वो ईसाई है। और ये लोग आज तक वोट करते आ रहे थे, बारी-बारी से कांग्रेस को करते थे, कभी सीपीएम को करते थे, और ये जिनका समर्थन करते थे उनकी समझ लीजिए सरकार जो है अब तक बनती थी। और लव जिहाद जो शब्द है, ये भी सबको पता है कि ये कॉइन किया हुआ ये शब्द, ये केरल हाई कोर्ट में ही कॉइन किया गया था। और ये वहाँ के जो चर्चेज़ हैं, उन्होंने इस शब्द को कॉइन किया था। क्यों? क्योंकि ईसाई महिलाओं को, ईसाई लड़कियों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा था। तो केरल में एक जगह है आपको मुनम्बम करके, अभी काफ़ी उसके बारे में जो केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री है किरेन रिजिजू, उन्होंने भी चर्चा की है कि वहाँ पर लगभग आपको रहते हैं 600 परिवार और उनकी ज़मीन है 400 एकड़। और सोचिए 400 एकड़ ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया था। और सीपीएम और कांग्रेस पार्टी को ये समझ ही नहीं है कि ईसाई वोट हम गँवा रहे हैं वक्फ बिल का विरोध करके, जबकि सारे ईसाई वहाँ के समर्थन में हैं। और यही कारण है कि जैसे ही वक्फ बिल जो है वो पारित होता है संसद में, वैसे ही जो केरल में प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के राजीव चंद्रशेखर, वो जाते हैं वहाँ पर मुनम्बम में, और वहाँ ईसाई परिवार जो पीड़ित हैं उनसे मिलते हैं।
और उन सबसे भेंट मुलाकात करके उनको बताते हैं कि जो वक्फ बिल लाया गया है उससे कैसे इन्हें फायदा होगा। तो सोचिए 400 एकड़ जमीन जिन पर 600 परिवारों को मालिकाना हक उस पर मिल जाएगा, तो इससे वो खुश होंगे कि नहीं होंगे। और दूसरा देखिए, केरल में जो ईसाई संगठन है वहां पर, एक तो आपका कैथोलिक आर्क बिशप काउंसिल हो गया, दूसरा एक साइरो मालाबार चर्च करके है। और इन दोनों ने ही, दोनों बड़े ईसाई संगठनों ने अपील की थी और सारे सांसदों विधायकों से कहा था, खास करके केरल के सांसदों से कहा था कि आप संसद में इस बिल का समर्थन कीजिए, भले ही आप किसी भी पार्टी के हो, क्योंकि ये ईसाइयों के हित से जुड़ा हुआ जो है वो मामला है। और इतना ही नहीं, ये तो मैं केरल की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय जो कैथोलिक आर्क बिशप काउंसिल है उसने भी यही अपील की थी कि सारे सांसद सदन में इस बिल का, इस यानी ये जो वक्फ संशोधन विधेयक है इसको समर्थन करें इसका, और अपनी धर्मनिरपेक्षता का परिचय दें। आप जिस सेक्युलरिज्म की बात करते हैं उस सेक्युलरिज्म को दिखाइए, आपका सेक्युलरिज्म सिर्फ मुस्लिमों तक ही सीमित जो है वो नहीं है। और ये मामला अभी से नहीं है, आप समझ लीजिए 2022 में ही वक्फ ने इसको जो मुनव्वम की जमीनों को जो है वो अपना घोषित कर दिया था। और उस समय से लेके अब तक पिछले 3 वर्षों से वहां जो सत्ता में दोनों पार्टियां बारी बारी से रही है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो इसका सीधा सा सीधा मतलब है कि इनके लिए ईसाई जो है वो है ही नहीं अल्पसंख्यक, इनके लिए जैन अल्पसंख्यक नहीं है, इनके लिए पारसी अल्पसंख्यक नहीं है, बौद्ध अल्पसंख्यक नहीं है। बौद्ध इनके लिए इतना ही अल्पसंख्यक है ये कहने के लिए कि ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को खत्म कर दिया। और जो देश का दूसरा सबसे बड़ा मेजोरिटी है, जो लाखों की संख्या में भीड़ जुटाता है, वो इनके लिए जो है वो अल्पसंख्यक है। तो अब कांग्रेस के लिए केरल में एक वोट बैंक का पूरा खतरा वो पैदा हो गया है, क्योंकि केरल में कांग्रेस ये सोच रही है कि भाई 24% तो मुसलमान है यहाँ पर, और आईयूएमएल जो है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो कि देश का विभाजन करने वाली मुस्लिम लीग से ही निकली हुई पार्टी है, कांग्रेस को लगता है वो तो हमारे साथ है ही, तो ये 24% वोट के लिए मैं इन ये जो 18 और 20% वोट है उसको तो दांव पे लगा ही सकता हूं। और पूरा इन लोगों को ये विश्वास है कि हिंदू वोट तो भाजपा को एक मुश्त जाना नहीं है, हिंदू वोट तो बटेंगे ही बटेंगे, हिंदुओं पर इनको इतना भरोसा जो है वो है। तो इस कारण इन्होंने ईसाई वोटों को पूरा का पूरा समझ लीजिए एक तरीके से ठुकरा दिया है। लेकिन इस दौरान शायद इसका कारण है कि ये भी हो सकता है कि गांधी परिवार की एक वारिस जो है वो वहां पर वायनाड से जाकर लड़ती हैं, और वहां पर मुस्लिमों का समर्थन जो है वो बहुत क्रूसियल है, आईयूएमएल का समर्थन वहां पे बहुत क्रूसियल है। अगर वक्त को लेकर थोड़ा भी इधर उधर ये लोग करे तो वहां इनका विरोध कर देंगे और परिवार का ही एक व्यक्ति जो है वो हार जाएगा। और सांसद बनने के लिए ये लोग इतने बेचैन रहते हैं कि आनन फानन में कैसे सोनिया गांधी को बंगला नहीं खाली करना पड़े, इसके लिए आपके ही राजस्थान से जो है सांसद बना के और भेजा गया, ये हम सब ने देखा है। तो यही बात है कि ईसाई वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक वहां पर आमने सामने हो गए हैं केरल में, और इसमें हिंदू कहीं नहीं है। ये विभाजन की जो रेखा है वो हमें आगामी चुनावों में या फिर जो भी चुनाव होते हैं आगे, या जो भी कोई घटना होती है उसमें हमें बहुत अच्छे तरीके से जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें ये देखना है कि अब आगे ये लोग ईसाइयों के वोट के लिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन मैं अभी जो देख रहा हूँ, भाजपा के प्रति ईसाइयों का एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हुआ है। जी। और ये उत्तर प्रदेश में भी इसके भारी आफ्टर इफेक्ट्स दिखते रहे हैं, और वो तरह तरह से दिख रहे हैं। के बारे में क्या कहेंगे आप? जी, जी। उत्तर प्रदेश में तो मैं आज भी देख रहा था उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर वो एक तो संभल में एक आफ्टर इफेक्ट्स दिख रहा है, वो तो समझ लीजिए वो 2017 वाला आफ्टर इफेक्ट्स ही है। और उसमें जो है ये वक्फ वाला आफ्टर इफेक्ट्स जुड़ गया है, तो आप समझ जाइए कि वो कितना, ये मिश्रण जो है, ये कॉम्बिनेशन जो है, ये कितना लेथल हो सकता है उन लोगों के लिए, वही जिनके बारे में सरसंघ चालक ने भी कहा है कि औरंगजेब के वंशजों का जो है वो संघ की शाखा में स्वागत नहीं है। तो जो थाना बना है संभल में, 2 घटनाएं हुई हैं पिछले 2-3 दिनों में। एक तो संभल में जो थाना बना है जिसका नाम सत्यव्रत रखा गया, बताया गया कि संभल के ओरिजिनल नाम पर आधारित है ये। और वहां पर आप देखिए डीएम, एसपी, डीएसपी और सीओ, चारों के चारों जो हैं वो खड़े हैं, हवन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। और आप कमेंट्स में जाइए, यूपी पुलिस के सब पूछ रहे हैं ये वर्दी पहनकर ये करना अलाउड है क्या, कि आपने वर्दी पहना है तो आप सेक्युलर क्यों नहीं हो, आपने ये सरकार है वो अब हिंदुत्व को लेके चल रही है। अरे भाई, कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई सुबह को भगवान सूर्य को ऐसे प्रणाम कर ले तो क्या कोई वर्दी पहना हुआ है तो वो नहीं कर सकता है?
क्या कोई सुबह उठकर भूमि को प्रणाम नहीं कर सकता है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो सरकारी नौकर है? तो इन लोगों को ये समझना चाहिए कि भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो ये कल्चर है और यहाँ का जो अध्यात्म है और जो हिंदुत्व है, वो एक ही है, वो अलग-अलग नहीं है। आपने भी वो जयपुर डायलॉग्स का जो उद्घोषणा आपने की थी, उसमें क्या कहा था कि सनातन धर्म जो है वही राष्ट्रवाद है और एग्जैक्टली। महर्षि अरविंद ने भी यही कहा था। तो इन लोग ये महर्षि अरविंद की ही जो बात है उसी को हमने इनकॉर्पोरेट किया है उसमें। जी, जी, उसी को आपने कहा था। तो बार-बार जो आम पब्लिक है वो भूल जाती है और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सफाई देने लगते हैं कि अरे भाई देखो, ये तो थोड़ा-सा कर लिया। लेकिन वो हमको ये बताना चाहिए ये तो भारतीय संस्कृति है। और दूसरा आप देखिए प्रयागराज में जो क्या हुआ है, रामनवमी के दिन हमने भी देखा प्रयागराज में सालार गाजी मसूद जो है, कुछ युवक कुछ अति उत्साही युवक जो हैं उधर से जा रहे थे और उन्होंने भगवा झंडे थे, थोड़ा उनको लगा कि चल भई आक्रांता की मज़ार है, दरगाह है, वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए और उन्होंने स्पष्ट बताया भी है कि ये जो सिकंदरा जो जगह है, यहाँ पर भगवान शिव और माता सती का मंदिर हुआ करता था और वहाँ पर किसी आक्रांता की दरगाह जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो दरगाह पर चढ़ के उन्होंने थोड़ा-सा झंडा-वंडा लहरा दिया और जय श्री राम का नारा जो है वो लगा दिया। तो ये लोग ऐसे हंगामा कर रहे हैं जैसे किसी मस्जिद पे चढ़ गए। पहली चीज़ तो ये हमें बताने की ज़रूरत है कि वो मस्जिद नहीं है और एक तो ये गाजी सालार मसूद की कब्र कहाँ-कहाँ है भई? वो आदमी क्या मरने के बाद उसका हाथ-पाँव काट-वाट के ले जाते हैं, क्या अलग-अलग जगह। कभी सुनता हूँ बहराइच में कब्र है, कभी सुनता हूँ संभल में कब्र है, कभी सुनता हूँ प्रयागराज में कब्र है। तो ये आदमी मरा कहाँ था? पहले तो ये लोग ये नहीं और उसके बाप की भी एक कब्र है, जिसको अफ़गानिस्तानी बूढ़े बाबा बोलते हैं, राजस्थान में ही उसकी कब्र है और वहाँ पे भी हिंदू जाते थे, मैंने ये भी देखा। तो भई जो गाजी, सालार, मसूद, अब तो सोमनाथ मैंने देखा है कि हिंदू जी, जी। जाना जो है वो करीब 70-80% कम हो गए हैं दरगाहों पर। जी, जी और मैं कन्हैया लाल तेली वाली जो घटना हुई उसके बाद से ख़ास करके और उसमें जो दरगाह के खादिमों का हाथ आया, उसके बाद जो काफ़ी ऐसे शो हुए, फ़िल्में बनी जो अजमेर जो रेप कांड हुआ था 1990 के दशक में अजमेर की लड़कियों से शादी करना लोगों ने बंद कर दिया था क्योंकि सबको लगता था कि इसका तो गैंगरेप हुआ ही हुआ होगा। तो ये सारी घटनाएँ जैसे-जैसे लोगों के ज़ेहन में आई हैं, लोगों को पता चली है, वैसे-वैसे लोग जो हैं वो समझ रहे हैं कि अब इन दरगाहों पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पर वो महाराजा सुहेलदेव से जुड़े संगठन के लोग थे, उन्होंने प्रयागराज में द वहाँ पर ऊपर जो है झंडा-वंडा फहरा दिया, जय श्री राम का थोड़ा नारा लगा दिया। बेचारे बाइक से रैली निकाल रहे थे, फिर अपना बाइक से वो आगे जो है वो लोग चले जाते हैं। तो इसमें कहाँ गलती हुई? ना उन्होंने दरगाह को ध्वस्त किया, तुम लोग तो जाके प्रतिमाएँ वहाँ पर खंडित कर देते हो मंदिरों में घुसकर, उन्होंने ना वहाँ पर कुछ भी खंडित किया है। एक ईंट भी अगर निकाल कर ले गए रहते, तब तो तुम कहते भई कि हाँ भाई देखो नुकसान पहुँचा दिया, लेकिन कुछ नुकसान तो उन्होंने पहुँचाया नहीं, जो हुआ है सो प्रतीकात्मक हुआ है। और गाजी सालार मसूद के बारे में ये हमें बताए जाने की ज़रूरत है कि वो सोमनाथ मंदिर के विध्वंस में शामिल था। अपने मामा महमूद गज़नी के साथ उसने यात्रा की थी सोमनाथ तक और वहाँ लूट-पाट में, वहाँ शिवलिंग को खंडित करने में वो भी शामिल था। और रास्ते में वो ऐसे ही नहीं गया था, रास्ते में तो वो लूटते हुए गया था, मंदिरों को तोड़ते हुए गया था, नरसंहार करते हुए गया था और उसका वध जो है महाराजा सुहेलदेव ने किया था। तो ये सुहेलदेव महाराजा के संगठन से जुड़े लोग ही थे और इन्होंने झंडा-वंडा फहरा दिया, तो इस पर मुझे नहीं लगता है मस्जिद बनाकर इसे प्रचारित करना ये लोग कहते हैं ना वन्स अ मॉस्क ऑलवेज मॉस्क इस तरीके से, कि एक जगह मस्जिद तो ये तो मस्जिद है ही नहीं, ये कब्र है, ये दरगाह है, वो भी वहाँ खोद के देखा जाना चाहिए कि वो नीचे है भी या नहीं है। तो अगर नहीं है, तो वहाँ पर जो मंदिर था भगवान शिव और सती का उसको स्थापित कीजिए और पत्र भी इन्होंने डीएम एसपी को सौंपा है, जो वहाँ हैं सुहेलदेव सम्मान संगठन के जो लोग हैं, उस पत्र में उन्होंने कहा है कि एक आक्रांता का महिमा मंडन वो नहीं हो सकता है, वो भी खासकर तब जब गाजी सालार मसूद उनका कहना है प्रयागराज की धरती पर कभी आया ही नहीं। जब आया ही नहीं कभी, तो उसकी कब्र क्या कान काट के और ले जाके वहाँ गाड़ दिए थे क्या और कब्र बना दिए थे? ऐसे तो भई एक आदमी की कब्र 1000 जगह पे हो ये जाएगी। तो कब्जा माफिया का दूसरा वो जो है ना लैंड जिहाद का जो एक दूसरा रूप है, हाँ, हाँ, वो वही दरगाह समझ जिहाद। लीजिए जी, और वक़्फ़ वक़्फ़ बिल नया वाला जो वक़्फ़ बिल है, उसमें इसकी व्यवस्था कर दी गई है एक तरीके से, क्योंकि ये लोग जहाँ भी ये दावा करेंगे कि एएसआई दावा करेगी कि ये वाली जो जगह है, ये हमारे द्वारा संरक्षित है, वहाँ पर फिर ये लोग नहीं कह सकते हैं कि ये मस्जिद है, ये दरगाह है, ये मज़ार है, ये कब्र है, क्योंकि वहाँ पे और यहाँ पे तो वर्शिप एक्ट भी एक तरीके से वो नल हो जा रहा है, क्योंकि वक़्फ़ एक्ट का सीधा ये कहना है, जो संशोधन हुआ है कि वहाँ पर वो एएसआई के हवाले रहेगी। अब वो एएसआई के ऊपर है, वो वहाँ पूजा करने की अनुमति दे, जैसे मार्तंड मंदिर में कश्मीर में जो है,
भले ही वो खंडित अवस्था में है, उसे बुद्ध सिकन जो था उसने वहां पर तोड़ डाला था, वो भी टूट नहीं रहा था, तो उसकी जड़ें खोद दी गई थी और वहां से आग लगाई गई थी लकड़ियों में, इतना मजबूत वो स्ट्रक्चर हुआ करता था। और वहां एएसआई जो है समय समय पर साल में 2-4 दिन पूजा करने की अनुमति देता है, और वहां हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं, सारी चीजें होती है। तो ऐसे ही अब एएसआई के ऊपर है कि एक बार कोई भी संपत्ति जिसे वक्फ कह रहा है कि ये हमारा है, ये एएसआई के साबित कर देती है कि ये हमारे संरक्षण में है, तो वो 365 दिन पूजा की अनुमति दे, या फिर वो 300 दिन पूजा की अनुमति दे, या फिर वो 10 दिन पूजा की अनुमति दे, ये एएसआई के ऊपर है। और एएसआई को बहुत अच्छे से पता है कि हिंदू जो है वो वहां पर जाएंगे तो वो कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उन्हें पूजा पाठ करने से मतलब है, तो वो होगा एक तरीके से। तो यहाँ हमें ध्यान देने की जरूरत है, हालांकि चिल्ला चिल्ला कर बताने की स्कीम तो ये नहीं है, लेकिन वर्शिप एक्ट पर भी प्रहार की शुरुआत एक तरीके से मोदी सरकार ने कर दी है, और ये वक्फ संशोधन अधिनियम के, और ये अब तो कानून बन गया है, कानून के जरिए ही किया गया है। और आगे आप देखिए, अभी वर्शिप एक्ट को लेकर तो अभी मामले कोर्ट में पहुंचेंगे, तरह तरह के आंदोलन सामने आएंगे, फिर इस पर भी और करारा प्रहार होगा। जी अरे एक इम्पोर्टेंट जो है इफेक्ट हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में। जी जी। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के भूतपूर्व शोभा यात्राएं निकली हैं। इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? जी जी, सबसे पहले तो अभी 3 दिन 4 दिन पहले की ही बात है कि जाधवपुर यूनिवर्सिटी, जैसे यहाँ पर दिल्ली में जेएनयू है, जैसे आपको वहाँ पर मुंबई में जो टाटा इंस्टीट्यूट है सोशल साइंसेज, TISS, वैसे ही पश्चिम बंगाल में जो है वो जाधवपुर यूनिवर्सिटी है। और ये जाधवपुर यूनिवर्सिटी जो है, इसमें अब तक मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब वहां भी राष्ट्रवाद की अलख, हिंदुत्व की अलख जगती हुई दिख रही है। अब तक वहां क्या होता था कि वामपंथी छात्र जो थे वो बहुत तेरे थे, वो अधिक संख्या में होते थे, तो एक तरीके से ये चलन बन गया था कि वहां रामनवमी नहीं मनाई जाएगी, कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाई जाएगी, हिंदू पर्व त्योहारों पर प्रतिबंध रहेगा, कोई शोभा यात्रा किसी भी प्रकार की नहीं निकाली जा सकती है, लेकिन ईद मनेगा वहां पर, इफ्तार में प्रोफेसर कुलपति सारे शामिल होंगे, और टीएमसी के लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए वहां पर पूरी राजनीति चलेगी, किसी अन्य दल के लिए, भाजपा के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये शिफ्ट अब देखने को मिल रहा है कि कुछ दिनों पहले इन्होंने अनुमति मांगी, जो वहां के राष्ट्रवादी छात्र थे, उन्होंने पूछा कि क्या हम यहाँ कैंपस में रामनवमी मना सकते हैं, और पुलिस ने सीधा सीधा जवाब दिया कि नहीं, हम आप यहाँ रामनवमी नहीं मना सकते हैं। इसके बाद इन लोगों को कोर्ट जाना पड़ा, फिर कोर्ट से ये लोग अनुमति लेकर आए, तब इन्हें यहाँ पर रामनवमी मनाने की अनुमति दी गई है। और आज मैं एक बहुत सुंदर तस्वीर देख रहा था कि वहां पर भगवान श्री राम की तस्वीर लगी हुई है, वहां पर कुछ छात्रों ने कलाकारी की हुई है, और वहां तिरंगा झंडा जो है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, वो भी वहां पर लगाया हुआ है। तो ये भी एक देखने वाली बात है कि कैसे हिंदू जो है वो साथ साथ लेकर चलते हैं देश को, अपनी मातृभूमि को। हमारे यहाँ तो कहा भी गया है, जननी जन्मभूमि को कहा गया है, जो हमारी मातृभूमि होती है उसको स्वयं भगवान श्री राम ने कहा है वाल्मीकि रामायण में। तो ये वाली सोच जो है वो अभी भी हिंदुओं में है। अपि तो स्वर्णमयी लंका, सुना देता हूँ पूरा जी श्लोक आपको। जी जी जी, अपि बिल्कुल। स्वर्णमयी लंका मेन लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जी, तो उस समय से लेके अब तक, उस समय रामायण काल में ये श्लोक बताता है कि हम जन्मभूमि के प्रति, हम अपने देश के प्रति कितने वफादार थे। और अब जाधवपुर यूनिवर्सिटी में रामनवमी के दिन कोर्ट से अनुमति लेकर रामनवमी मनाना और वहां तिरंगा झंडा लगाना, ये बताता है कि हम धर्म के साथ साथ राष्ट्र की भी कितनी इज्जत करते हैं। और आज मैं एक और वीडियो देख रहा था दिलीप घोष का, जिसमें जो पश्चिम बंगाल में वो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो लाठी भांज रहे हैं, और वो एक तरीके से संदेश दे रहे हैं कि आत्मरक्षा के लिए जो है वो हिंदुओं को मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल में ऐसी स्थिति आ जाती है, हमने देखा है कि कई कई दिनों तक भाजपा के दफ्तरों में चुनावों के बाद या चुनावों के दौरान लोग अपने बीवी बच्चों समेत वहां पर डेरा डालते हैं, वहां पे कई कई दिनों तक उनके खाने बनते हैं, उनके लिए गद्दे लगाए जाते हैं नीचे में, वहां वो सोते हैं, पलायन करके वो आते हैं, उस दौरान उनके घर का क्या हुआ, उनके गांव का क्या हुआ, उनको कुछ नहीं पता चलता है। तो ऐसे दृश्य आखिर पश्चिम बंगाल में, जो कि चैतन्य महाप्रभु की भूमि है, जो महर्षि अरविंद की भूमि है, जो रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि, वहां पर ऐसे रामकृष्ण परमहंस की भूमि है, वहां ऐसे दृश्य आखिर हम कब तक देखते रहेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। और
कभी तो लोगों का जो सब्र है वो जवाब देगा। और अभी जो रामनवमी को लेकर जो मिथुन चक्रवर्ती हैं, भाजपा के भी नेता हैं, भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति जो है उसके भी सदस्य हैं और इतने बड़े अभिनेता भी हैं, और बंगाल में एक तरीके से उनका डेमी गॉड वाला स्टेटस रहा है उनके पीक के दिनों में। तो मिथुन चक्रवर्ती ने भी अभी ये रामनवमी के दिन ही वो पहुंचे एक शोभा यात्रा में वहां शामिल होने, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि 9% हिंदू, ये जो 9% हिंदू हैं, ये अगर हमें वोट कर दें तो पश्चिम बंगाल में राम राज्य स्थापित हो जाएगा। और ये 9% हिंदू कौन है? ये 9% हिंदू वो हैं जो चुनाव के दौरान कहीं वोट ही नहीं डालते हैं, ये घर में बैठे रह जाते हैं। और ये आज से नहीं, ये सीपीएम के समय, अब टीएमसी के समय हमेशा से ऐसा होता आ रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात पकड़ी एक तरीके से मिथुन चक्रवर्ती जी ने, और उन्होंने अपील की कि आप घर से निकलिए, बाकी जो है वो हम देख लेंगे। और तीसरी चीज ये कि कोलकाता में ही एक एरिया है, वहां पर रामनवमी जुलूस पर भी रामनवमी के दिन हमला हुआ है, गाड़ियों पर पत्थर चलाए गए हैं। वो रामनवमी शोभा यात्रा के बाद लौट रहे थे वो लोग। तो उस पुलिस का क्या कहना है? वहां भी पुलिस कह रही है कि अरे सूचना मिली थी, हम वहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर एक गाड़ी जो है वो क्षतिग्रस्त पड़ी हुई थी, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई करेंगे। तो ये तो कार्रवाई भी ऐसे ही करते हैं। आपको याद होगा एक प्रोफेसर जो है, उन्होंने ममता बनर्जी का एक कार्टून शेयर कर दिया था, उन्होंने बनाया नहीं था, उनके पास आया था, उन्होंने शेयर कर दिया था, तो उस पर पुलिस कैसे उनके पीछे पड़ी थी और उठा कर ले गई थी। तो ये तानाशाहों की पहचान है। उद्धव ठाकरे पर का भी कार्टून एक पूर्व नौसेना अधिकारी ने शेयर किया था, तो घर में घुसकर इन्होंने जो है मारा था। अभी नागपुर में अभी हम देख रहे हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों की जो सेनाएं हैं, वो कैसे ये जो वहाँ के औरंगजेब के वंशज वहाँ पे हैं, उनके सामने कैसे वो उन कुछ उनकी नहीं चल रही है, और जो यूपी बिहार के लोग होते हैं उन पर ये अपना पूरा का पूरा गुस्सा जो है वो निकालते हैं, उनको कमजोर समझ के। खैर, तो हम लोग बंगाल पे थे, तो बंगाल पुलिस का ये कहना है, और जबकि भाजपा नेता जो हैं, जो शोभा यात्रा में शामिल लोग हैं, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि पुलिस ही वहां पर देर से पहुंची है। और दूसरी बात एक और ये है कि घोषणा भी कर दी गई है, सुकांता मजूमदार जो अभी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, केंद्र में मंत्री भी है, उन्होंने घोषणा कर दी है कि कोलकाता के उसी एरिया में, वहीं पर अगले साल इससे भी भव्य रामनवमी मनाएंगे। और जो पुलिस वाले आज चुपचाप देख रहे थे राम भक्तों पर हमले होते हुए, वही पुलिस वाले अगले साल इन्हीं राम भक्तों पर फूल बरसाते हुए नजर आएंगे। तो ये मॉडल समझ लीजिए किनका है। और ये मॉडल जो है सो कि हर राज्य में चलाना चाह रहे हैं लोग, और ये काफी सफल मॉडल भी है। आप देखिए ना, आज एक वीडियो मैंने भी ट्वीट किया था, वो जब योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे तब का था वो, और कैसे धूप में वो चिलचिलाती गर्मी में हिंदुओं के लिए सड़क पे लड़ रहे हैं, और पुलिस जो है वो उनसे बहस कर रही है। और वो अपने लिए नहीं गए थे वहां पर, वो गोरखनाथ मठ के लिए नहीं गए थे, या फिर वो कोई अपना काम कराने नहीं गए थे, वो आम लोगों के लिए, आम हिंदुओं के लिए वहां पर गए थे। और उस दौरान सत्ता ऐसी थी कि अगर योगी आदित्यनाथ की कई बार हत्या की भी कोशिश हुई थी। और वहां पर वही पुलिस वाले जो उनसे बहस कर रहे थे, जो हिंदुओं की एक नहीं सुन रहे थे, आज देखिए कि सतयुग थाना खोल के उसमें सतयुग स्थापित कर दे रहे हैं, और फूल बरसा रहे हैं कांवरियों पर, महाकुंभ में फूल बरसा रहे हैं, और महाकुंभ का इतना अच्छा प्रबंधन कर रहे हैं। तो तब भी तो यूपी पुलिस वही थी, तब भी तो प्रशासन वही था, अब भी तो पुलिस वही है, प्रशासन वही है। बदला क्या है? निजाम बदला है, सरकार बदला है, और ये सही लोगों को वोट करने का फायदा होता है। तो ये जो वक्फ बोर्ड के आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ये पश्चिम बंगाल में भी दिखाई देंगे, जो अगले साल वहां विधानसभा चुनाव होने हैं। और मुझे लगता है कि भाजपा इस पे कायम रहेगी कि उसने कोलकाता में जो सबसे अब तक की भव्य रामनवमी मनाए जाने की जो घोषणा की है, तो मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि हजारों लाखों की संख्या में लोग वहां पर जुटे बंगाल में, और रामनवमी का त्योहार जो है मनाया जाए। वरना अब तक तो हमने वही देखा है कि बंगाल में वो लुंगी, वो गंजी और टोपी पहन के ट्रेनों पर पत्थरबाजी करते हुए, हिंदुओं के घरों को जलाते हुए, तो ये दृश्य शायद अब जो है वो बंद होंगे। जी। कल का तो आंकड़ा ये बताया गया है कि कल रामनवमी जी की शोभा यात्राएं कल और आज भी निकाली जा रही हैं कुछ स्थानों पे। जी जी। क्योंकि आज मैंने देवदत्त माझी जी को बुलाया था, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आज भी शोभा यात्राएं हैं, मैं उसमें व्यस्त हूँ, आज के बाद जी फ्री जी। होऊंगा। अच्छा। जी तो जी। इसी प्रकरण पे ये रामनवमी के शोभा यात्राओं का क्या इम्पैक्ट है, तो दो चीजें देखने में आई। एक तो जो ममता दी का जो हिंसक व्यवहार रहता है, वो उतना नहीं दिखा जितना पहले दिखता था। जी
जी, जी। मतलब पुलिस जो देखिए मैं है वो ये लगभग असमर्थ दिखी इनको रोकने में। 1 करोड़ का आह्वान हुआ था और जो अभी फिगर्स आ रहे हैं, कह रहे साहब 1.6 करोड़ लोग तो सम्मिलित हो चुके हैं। जी, जी, जी। ये जो शोभा यात्राएँ होती हैं या फिर हनुमान जयंती पर जो झंडा यात्राएँ निकलती हैं, इसका कितना बड़ा असर हो रहा होता है, मैं थोड़ा इतिहास की सच्ची घटनाओं से आपकी अनुमति हो तो समझाने की कोशिश बिल्कुल, करूँगा, बिल्कुल, कि बिल्कुल। मेरा जो ज़िला है पूर्वी चंपारण, उसमें एक जगह आता है ढाका उसका नाम है। और ढाका जो है एक तरीके से मुस्लिमों का गढ़ है। आपने अभी जो बिहार में लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें एक उम्मीदवार को देखा होगा जो नामांकन भरने गया था और उसने टोपी लगा रखी थी सर पे मुस्लिमों वाली और तिलक लगा रखा था। और वो पार्टी से किसके था तो असदुद्दीन ओवैसी के, उसका नाम है राणा रणजीत सिंह। और वो व्यक्ति जो है वो वहाँ से नामांकन भरने गया था और शिवहर लोकसभा क्षेत्र से वो गया था। ढाका में मुस्लिमों की जनसंख्या अच्छी खासी है, आज से नहीं काफ़ी पहले से है। एक नेता हुआ करते थे बिहार में बहुत बड़े मोतीउर रहमान, उनके समय से वहाँ मुस्लिमों का जो है वो प्रभाव रहा है। तो ढाका में हिंदुओं को शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्र जो है वो मुस्लिम बहुल हो गया था। फिर बिहार में उस समय भाजपा के बहुत चंद नेता थे, जो घर-घर घूमकर जो है वो चुनाव प्रचार करते थे, ज़मीन पर संघर्ष करते थे। एक तो खुद सुशील कुमार मोदी थे जो बार-बार दिखाई देते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 90 के दशक की, जो मैंने वहाँ पर कहानियाँ सुनी है, लोगों से सुनी है, दादाजी से सुनी है, उनके दोस्तों से सुनी है। तो सुशील कुमार मोदी थे और भी मंगल पांडे वगैरह ये सब लोग थे। उसमें एक और नेता थे, उनका नाम था अवनीश सिंह। अवनीश सिंह जो थे वो हिंदू नेता थे और उन्होंने पहली बार हिम्मत की थी ढाका में शोभा यात्रा निकालने की। जिन्हें हमारे यहाँ महावीरी झंडा निकालना बोलते हैं, हुँ। महावीरी झंडा निकालने की। तो वहाँ पर उन्होंने पहली बार महावीरी झंडा निकाला और वो उसके बाद विधायक बन गए और विधायक बने तो वो लगातार वहाँ से जीतते ही रहे। तो ये असर होता है कि एक छोटे से जगह पे आप कहीं महावीरी झंडा या शोभा यात्रा या ऐसे कार्यक्रम हनुमान चालीसा के रख लेते हैं, तो कितना इसका फ़ायदा होता है। दूसरा उदाहरण, मेवात का देखिए ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा जो है वो उतनी बड़ी नहीं निकलती है, उसमें उतने हज़ारों लाखों लोग नहीं रहते हैं। उसमें जो है गिने-चुने आस-पास के गाँव के लोग रहते हैं, महिलाएँ होती हैं, मंदिर में जाते हैं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से नलहर के मंदिर में जल अर्पित करके और वापस आते हैं। लेकिन इस छोटी-सी यात्रा से नूह और मेवात के पूरे मुस्लिम कट्टरपंथियों के भीतर आखिर ऐसी क्या आग लग जाती है कि वो साल दर साल इस शोभा यात्रा पर हमले की सोचते रहते हैं और हमने देखा कि कैसे ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा पर हमला किया गया। अस्पताल में जो लोग नलहर मंदिर के सामने हमने जूते-चप्पल पड़े हुए देखे थे भगदड़ के बाद, हमने ये भी देखा था कि कैसे अस्पताल में घुसकर जो घायल हिंदू वहाँ थे, जो भर्ती थे, जिनका इलाज चल रहा था, उनको भी मारा-पीटा गया अस्पताल में घुस के। और फिर उसके बाद वहाँ पर वही आज प्रयागराज वाली घटना पर जो अभिनव पांडेय, लल्लन टॉप का जो पत्रकार है, जो खुद को विधायक जी कहलवाना पसंद करता है और जो आपको सौरभ द्विवेदी के साथ तमाम कार्यक्रमों में मिल जाएगा, उनके साथ-साथ जाता-आता रहता है। वो उस समय नलहर मंदिर में रिपोर्टिंग करने पहुँचा था। ये जो कलावा होता है ना, अपना कलावा काट के और वहाँ पर पहुँचा था डर के मारे और अपना सेक्युलरिज़्म दिखाने के लिए। और आज वही अभिनव पांडेय प्रयागराज में गाजी सलार मसूद के दरगाह पे भगवा झंडा लहरा दिया गया है, तो वही क्या कहता है? वही कहता है कि हमारा प्रयागराज तो ऐसा नहीं था। भई तुम्हारा प्रयागराज तो ऐसा था कि 45 साल तक अतीक अहमद की गुंडई चलती थी वहाँ पे। एक महिला के पति को सिर्फ़ इसीलिए करंट लगा के मार दिया क्योंकि वो अपना ज़मीन नहीं दे रही थी। एक व्यापारी थे, उनका गाड़ी उन्होंने अतीक अहमद के भाई की गाड़ी को ओवरटेक किया था गलती से, वो भी पता नहीं था किसकी गाड़ी है, सड़क पे। और जब उन्हें पता चला तो शाम के समय आके और अतीक अहमद के पैर पकड़ के उन्होंने रो-रो के माफ़ी माँगी। अतीक ने कहा कि जा भई तुझे माफ़ कर दिया। लेकिन फिर कल हो के उसके भाई ने कहा कि नहीं, ऐसे माफ़ करते रहेंगे तो खौफ कहाँ रह जाएगा, डर कहाँ रह जाएगा। अगले दिन उस व्यापारी की जो है लाश मिलती है। तो ये था इलाहाबाद और अब ये है प्रयागराज जहाँ पे महाकुंभ लगता है, 66 करोड़ लोग देश भर से पहुँचते हैं। तो वही अभिनव पांडेय वहाँ पर ब्रजमंडल जलाभिषेक जो यात्रा थी उसके उसके में जो हिंसा हुई थी उसको कवर करने पहुँचा था और वहाँ पर वो उसने अपना कलावा जो है वो काट दिया था। ये यहाँ का सेक्युलरिज़्म है और ये दिखाता है कि ये शोभा यात्राओं का कितना महत्व है कि कहीं पे एक छोटी-सी 10 लोगों की ऐसी शोभा यात्रा निकल जाए, तो उससे जो सामने वाला गिरोह है वो कितना भयभीत हो जाता है। क्योंकि
बूंद बूंद से सागर बनता है, 4 लोग निकलते हैं तभी 4000 लोग जो है वो निकलते हैं। और पश्चिम बंगाल में जो करोड़ों लोग निकले हैं, अगर ये वोट में तब्दील हो जाते हैं तो फिर ममता बनर्जी का किला जो है वो वहां से उखड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और भाजपा को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस आपको चीजें जिस डायरेक्शन में जा रही हैं उसी डायरेक्शन में रहनी रखनी है एकदम, और खुद ब खुद जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं जहां तक मुझे पता चला है कि पश्चिम बंगाल में जितने भी हिंदू संगठन हैं, जो एक ठाकुर जी को मानने वाले लोग हैं या फिर रामकृष्ण मठ के लोग हैं, उन सब के साथ भाजपा जो है वो लगातार बात कर रही है, संपर्क में है, और वो सब भी एक बड़ा रोल जो है आने वाले समय में वो निभाने वाले हैं। और मुझे लगता है ये जितने भी कथावाचक हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोग गाली दे देते हैं या फिर लोग कह देते हैं कि अरे भाई ये कमाई कर रहा है कथा करके, ये आदमी जो है ये मतलब, या फिर बागेश्वर बाबा के बारे में किसी के बारे में कह रहे हैं। लेकिन आप जब जमीन पर जाएंगे तो चुनाव से एन पहले इन कथावाचकों की जो कार्यक्रम होते हैं, जो 2 दिन के 3 दिन के, वो इतना बड़ा असर दिखाते हैं कि पूछिए मत। मैं आपके जयपुर की ही बात कर रहा हूँ। मैं पिछले साल 2023 में जयपुर पहुंचा था एक बार, और वहां पर वो मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था। तो हमें स्टेशन जाना था, कोई ऑटो वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था, तो हम पैदल ही जो है सो कि हम लोग निकल गए थे। तो वहां पर कुछ देर हम लोग बैठ के फुटपाथ पे और सुस्ता रहे थे। तो वहां मैंने देखा कि एक व्यक्ति था जिसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसके पास एक मोबाइल फोन था और फोन में वो बागेश्वर बाबा का कथा सुन रहा था। तो इससे आप समझिए कि कितना दूर दूर तक इम्पैक्ट जाता है। तो बंगाल में भी हिंदू पुनर्जागरण, हिंदू नव जागरण की जो कोशिशें हैं वो शुरू हो गई हैं। बिहार में तो भला है ही, बिहार तो 2014, 19, 24 हमेशा से भाजपा को वोट करता आया है। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी आप यकीन मान के रखिए, इस बार जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं, पिछली बार भी 70 से ज्यादा सीटें आई थी, हालांकि उसमें से उसके बाद कई विधायक जो है वो डर के मारे शामिल हो गए तृणमूल कांग्रेस में। अरे विधायक क्या कहें, इनके सांसद जिनको मंत्री बनाया वो तक जाके वहां पे मिल गया, क्योंकि वो अपनी ही गाड़ी नहीं बचा पा रहा था हमले से, टीएमसी के गुंडों से। उसने सोचा भाई मंत्री से तो विधायक बेहतर है, यहाँ पर बंगाल में सत्ताधारी पार्टी का ही रहो। तो पश्चिम बंगाल में इन शोभा यात्राओं का अभी, हनुमान जयंती भी आएगी, उस दिन भी आप देखिएगा ऐसे जो यात्राएं हैं वो निकलेंगी। इन सब का बहुत बड़ा असर होने वाला है, और जो आम हिंदू हैं उन्हें जगाने में ऐसी यात्राएं जो हैं वो बहुत काम आती है। जी हाँ, लेकिन ये कि जो ये समस्या बंगाल में जो होती है वो हिंसा की, चुनाव के बाद वाली हिंसा जो होती है, उसका कोई इफेक्टिव काउंटर तो भारतीय जनता पार्टी निकाल नहीं पाई है। तो इसलिए लोग सवाल पूछते हैं ना कि भाई तुम तो चले जाओगे, पीछे से क्या होगा। जी जी, पिछली बार भी बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी, और कुछ लोगों ने ये उपाय सुझाया था कि क्यों ना अर्धसैनिक बलों को जो है वो वहां पर चुनाव के बाद अगले 2 से 3 महीने तक तैनात रखा जाए। कुछ उससे क्या लोगों ने ये होगा? उपाय। और अर्धसैनिक बल जो है वो काम तो लोकल पुलिस के अंडर में ही करते हैं ना, जी, तो लेकिन एसपी के फिर इसमें डायरेक्शन पे काम पेच, करते जी, पेच ये इसमें फंसता था कि फिर जो अर्धसैनिक बल वहां पे रहेंगे, फिर ममता बनर्जी के हाथ में, वो बंदर के हाथ में उस तरह वाली कहानी हो जाएगी फिर तो। ये मैं कहावत बोल रहा हूँ, ये मैं ममता बनर्जी को बंदर नहीं कर रहा हूँ, ये मैं क्लैरिफाई कर दूं ताकि उठा के न ले जाए यहाँ लाइव शो में से ही लाइव। हैं। तो क्योंकि ऐसा हो जाता है, ये बस एक कहावत है। ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब ये नहीं है कि सही में ऊँट के मुंह में जीरा जो है वो जाके डालने को ही जाता है, किसी ने डाल कर देखा नहीं है। तो वही बात हो गई। तो ये बंगाल पुलिस से सविनय निवेदन है कि पूरा वीडियो देखें। तो वहां पर जो है पश्चिम बंगाल में स्थिति क्या है कि ममता बनर्जी के हाथ में जब अर्धसैनिक बल आ जाएंगे, तब तो उनके हाथ में पहले सिर्फ पुलिस थी, और कल हो वो जीतेंगी और एक दिन बाद ही शपथ ग्रहण आपका हो जाएगा, और उसके बाद सारे अर्धसैनिक बलों को सरकार के इशारे पर नाचना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि उनको विड्रॉ ही कर लो, क्योंकि फिर उनका इस्तेमाल भाजपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ ही किया जाएगा, उनको पिटवाने के लिए ही किया जाएगा। तो मिथुन चक्रवर्ती ने यह भी कहा है कि बांग्लादेश वाली स्थिति पश्चिम बंगाल में हो सकती है, बल्कि मेरा तो ये मानना है कि बांग्लादेश से बहुत बुरी स्थिति वहां पे हो सकती है। क्योंकि मान लीजिए पश्चिम बंगाल से, वहां पे बांग्लादेश से जो यहाँ पर घुसपैठिए लाकर बैठाए गए हैं, उनके भीतर जो बांग्लादेश में मुस्लिम है उनसे ज्यादा आग जल रही है, उनसे ज्यादा हिंदुओं को लेकर घृणा से ये लोग भरे हुए हैं। तो सबसे पहले, और मैं कह रहा हूं कि अगर पश्चिम बंगाल में ऐसा होता है तो सबसे पहले विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस से जुड़े जो स्थल हैं उनको सबसे पहले ये लोग ध्वस्त करेंगे। आप देखिएगा अगर ऐसा होता है तो। कोई इफेक्टिव उपाय एक राष्ट्रपति शासन कहा जाता है बार बार, लेकिन राष्ट्रपति शासन भी आप लगाएंगे तो कभी तो आप चुनाव कराएंगे।
फिर आप ममता बनर्जी जैसी नेता को हमेशा के लिए जेल में भी तो नहीं रख सकते हैं। जिस भी व्यक्ति के पीछे लाखों की संख्या में पब्लिक है, उसे बहुत दिनों तक जेल में रखना भी संभव नहीं हो पाता है। तो आप सहानुभूति का फायदा कैसे उठाना है, ये ममता बनर्जी बहुत अच्छे से जानती हैं। कभी टांग तोड़ के बैठ जाती हैं, कभी माथा फोड़ के बैठ जाती हैं, कभी नाखून उखड़ जाते हैं, तरह तरह के हादसे उनके साथ जो है वो होते रहते हैं। कब हुआ, कहाँ हुआ, सीसीटीवी में कैद हुआ, किसने देखा, ये सब कुछ नहीं पता चलता है। बस अचानक से पता चलता है कि वो हॉस्पिटलाइज हो गई हैं, और चुनाव से पहले ऐसी जो हथकंडे हैं, ऐसे पैंतरे जो है वो आजमाती रही है। तो ममता बनर्जी जैसी नेता जो है वो सहानुभूति लहर बटोरने में उनके लिए ये बहुत आसान है। तो भाजपा के लिए राष्ट्रपति शासन जो है वो भी मैं बहुत उचित विकल्प वहां पर नहीं देखता हूँ। ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया, तानाशाही वाला चक्कर। भले ही कांग्रेस अपने समय में एक बाबरी के नाम पर जो है 4-5 राज्यों की सरकारें जो है भाजपा की बर्खास्त कर चुकी हो, भाजपा में इतना करेगी तो हंगामा मच जाएगा भाई। तो एक और सिर्फ एक यही उपाय है कि जब वोट पड़ रहे होते हैं उस समय चुनाव आयोग जो है वो सुनिश्चित करे कि जो मतपेटी जो है, ईवीएम जो है, ये जो कभी वहां मिलते हैं पानी में बहते हुए, कभी सड़क पे, और फिर ये देसी कट्टे जो घर घर में बन रहे हैं और जो बम बन रहे हैं, भाई कोई किसी को मार देता है। कई वैज्ञानिक हम देखते हैं मारे भी जाते हैं इसी चक्कर में, और खबरें आती है कि मोहम्मद दिलशाद, मोहम्मद अब्दुल, 4 वैज्ञानिक बम बनाते हुए मारे गए। तो सबसे पहले तो ये जो घर घर में बम और कट्टे बन रहे हैं उस पर चुनाव आयोग को लगाम लगानी चाहिए अपने हाथ में लेते ही। और एक और चीज मेरा ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में जैसे ही चुनाव आयोग के हाथ में चीजें आती है, आदर्श आचार संहिता लागू होती है, उसी समय आप वहां यूपी से अधिकारी, पुलिस अधिकारी ले जाइए और डीएमएसपी वहां पर तैनात कर दीजिए। वहां के सारे अधिकारियों को स्टैंड बाय पे रख दीजिए, तब देखिए कि आप वहां पे वोटिंग कैसे होती है। अनुज चौधरी जैसे जो पुलिस अधिकारी हैं, इन लोगों को लगाइए वहां पे, और फिर उसके बाद आप अच्छी वोटिंग सुनिश्चित कीजिए, जहां पे बूथ छापे ना जाएं, जहां पर बूथों पर तृणमूल के गुंडों का कब्जा ना हो। यही एक उपाय है। और भाजपा, और अगर सही से वोटिंग होती है तो स्पष्ट है हिंदू एक होकर वोट करेंगे बिना भय के। अगर वोट देने के लिए गरीब आदमी निकलेगा तो वो भाजपा को वोट देगा। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं तमाम है, वो भी पश्चिम बंगाल में इन्होंने लागू नहीं की है। तो उन सब के लिए भी जो जो पिछड़े हैं कहा जाता है, जो जिन्हें मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं से फायदा मिलता है, तो वो लोग भी तो भाजपा को वोट देंगे हिंदुत्व के अलावा। और अभी संसद में कुछ दिनों पहले पता भी चला है कि हर योजना में किसी में 40%, किसी में 35%, किसी में 45% वो मुस्लिम है जो लाभार्थी हैं वो। तो कहने का अर्थ ये है कि जब वो भले ही लाभ वहां से लेंगे लेकिन वोट आपको नहीं देंगे, इतना श्योर है। तो कहने का अर्थ ये है कि एकदम स्वच्छ चुनाव ही सुनिश्चित कराया जाना पश्चिम बंगाल में एकमात्र उपाय है। और मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो बंगाल में जैसे कश्मीर में लाल चौक से रिपोर्टिंग करके आ जाता है और कहता है कि यही कश्मीर है, वहां से आधे किलोमीटर आसपास का एरिया, वैसे ही पश्चिम बंगाल में कोलकाता से केवल रिपोर्टिंग करके ये लोग आ जाते हैं, हावड़ा से, और इन्हें लगता है यही पूरा का पूरा बंगाल है। बंगाल के सुदूर इलाकों में तो ये लोग जाते ही नहीं है। तो मीडिया के जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, जो रिपोर्टर हैं, उनको बंगाल में गांव गांव में फैलाया जाए, कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो लोग बताएं, और चुनाव आयोग उन पत्रकारों को संरक्षण दे। उनके अलावा जो हर बूथ पर जो है सुरक्षा, आपको जितना पुलिस लगाना हो, सेना लगाना हो, जोर लगाना हो लगाइए, लेकिन लोकतंत्र में पहली शर्त यही है ना कि आप चुनाव अच्छे से कराएंगे। उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। उसके बिना मैं कोई उपाय ममता बनर्जी के खिलाफ काम करता हुआ एकदम नहीं देख रहा हूँ सर जी। तो ये प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, जबकि सीधे सीधे जी, जी। इतनी सारी जो आपका तो इनके, बहुत पहले से रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और जो बहाना बनाते हैं वो तो बिल्कुल लचर बहाना है, वो तो काम ही नहीं करता। कहते हैं कि जी, साहब जी, कि वो एक मेरा ये बहाना, कहना है कि जी, बहाना ये मेरा ये बनाया जाता है, नहीं मैं बता रहा हूँ जी, जी, बहाना क्या बनाया जाता है जी, जी। कि साहब सुप्रीम कोर्ट आड़े आ जाएगा साहब, वो एसआर मुंबई वाला केस है। और जितने लोग ये कहते हैं उन्होंने एसआर मुंबई वाला केस पढ़ा नहीं। हुँ। एसआर मुंबई वाला केवल कर्नाटका का केस नहीं है, उसमें 4 केस और हैं। एक मेघालय का है जिसको डील नहीं किया, और बाकी 3 है राजस्थान के, हिमाचल प्रदेश के, और आपके इसके क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश के। जी, जी। जो आपके बाबरी मस्जिद के बाद वो सरकारें जो डिसमिस की गई थी, उनको पूरी तरह से उचित ठहराया है कि हाँ साहब, ये पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे, सिक्योरिटी के बेसिस पे
नेशनल सिक्योरिटी की बेसिस पे, इसकी बेसिस पे आप कर सकते, साफ साफ लिखा हुआ। और उसमें जो गवर्नर का जो सेटिस्फैक्शन है, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। अब हमको बेवकूफ बनाते रहते हैं कि साहब नहीं नहीं साहब, वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है बहुत पहले से। सर मेरा इसमें ये कहना है कि मान लीजिए आपने राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा दिया, ठीक है। आप उस समय कांग्रेस सरकारों के समय ये भी होता था कि व्यवस्था उनके ही अधीन रहती थी, जो तमाम न्यायपालिका से लेके कार्यपालिका तक सारी चीजें उनके एक तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने अधीन ही रखते थे, और इधर उधर कहीं किसी के हिलने की संभावना जो है नहीं रहती थी। ये बेचारे तो राफेल के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में जाके खुद को वो क्लीन साबित कर रहे हैं, 370 हटा रहे हैं पूरे वैधानिक प्रक्रिया के साथ, सुप्रीम कोर्ट में जाके 2 साल 3 साल केस लड़के खुद को साबित कर रहे हैं। सीए ला रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। अब देखिए वक्फ संशोधन इन्होंने पारित किया, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में इन्हें घसीट कर ले जाया गया। तो भाजपा ये भी चाह रही होगी कि और ज्यादा न्यायिक पचड़े में जो है हम न पड़े, हालांकि सरकार के पास वकील हैं बहुत सारे। दूसरी एक चीज ये हो जाती है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ममता बनर्जी नहीं निकलेंगी, अभिषेक बनर्जी निकलेंगे। ममता बनर्जी फिर टांग वांग तोड़ के बैठ जाएगी, फिर अभिषेक बनर्जी कोई और निकलेगा, कोई और आके वहां पर हो सकता है फिर से टीएमसी जीत जाए, सीएम कोई और बन जाए। लेकिन आप फिर आप पर ही वो जो है कह लीजिए कि आपकी ही थूतू होगी कि आपने देखिए, फिर ये इनके पास कहने के लिए भी होगा कि हमें लेकिन रोकने के लिए मैं देखो कितनी थोड़ा कोशिश आपको की। रोकूंगा यहाँ पे। जी जी बेसिक चीज ये है कि पश्चिम बंगाल कश्मीर की तरह कॉन्फ्लिक्ट जोन में परिवर्तित हो चुका है। जी और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में आपको यदि जनता का कॉन्फिडेंस जीतना है, तो आपको उसे यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप में दम है, कि आप उसके साथ खड़े हो सकते हैं। और ये बहाने बना बना के बचने की जो है ये बातें ना, इससे पब्लिक आपके साथ नहीं आती। ठीक है साहब, आप हार जाएंगे तो क्या हुआ, आप वैसे भी हारने वाले। आप दम दिखाएंगे तब ना पब्लिक साथ में आएगी। आप दम बिल्कुल नहीं दिखाएंगे कि नहीं साहब हम तो जो है वो, जैसे पिछली बार गए थे और वहाँ क्या वो बंद कमरे में शपथ ले ली थी, इस टाइप की चीज़ों से थोड़ी कुछ होता है। अब जी शुभेंदु चौधरी वगैरह, शुभेंदु अधिकारी वगैरह ये निकले हैं मैदान में और ये सब कर रहे हैं, तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। और मैं तो कभी कहता हूँ कि साहब आप काटो मत, फुफकारो तो सही। ये तो फुफकारते भी नहीं है। जो पावर दे रखी है आर्टिकल 256 में, अब वो ममता जी सीधे सीधे कह रही हैं खड़ी होके कि साहब कि हम ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे, ये 25,000 को जो हटा दिया है। ये जो है आपके पास आर्टिकल 256 है, जिसमें आप निर्देश दे सकते हैं कि आप इस आदेश को मानिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और उसके बाद जब नहीं मानती तो फिर आर्टिकल 365 है, 365, 356 नहीं, जी जी पैसा। 365। उसमें साफ लिखा है कि अगर 256 का कोई आदेश है कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकारों के अंतर्गत और उसको नहीं माना जाता है, तो उसका अर्थ होता है फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। संवैधानिक निश्चित रूप से भाई, लॉ डिपार्टमेंट में इतने विद्वान लोग बैठे हैं, उनको तो इतना तो पता होगा ना। ये बताते नहीं है जाके कि साहब ये प्रावधान भी हैं, तो नहीं बताते हैं तो साहब मैं तो 5 साल हो गए बताते हुए मुझको। ये देखिए वो बात नहीं है, बात ये है कि भाजपा जो है वो अब कहीं अगर से कौन सी पॉलिटिक्स है भी। इसका, जो कोई पॉलिटिकल एंगल क्या सोचते हैं, उस डर की वजह से नहीं करते। तो जी ये मैं हाँ, ये भी इसके बता रहा दो हूँ, एंगल है जी। वो आप किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में जब तक लोगों को ये विश्वास नहीं होगा कि उनकी जान माल बची रह सकेगी, तब तक वो आपको वोट नहीं देंगे। जी बिल्कुल, एक ये भी केस है, और दूसरा एक ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस पर पहले से ही एक आरोप ये भी है लगाते, खास करके नरेंद्र मोदी पे लगाते थे 2014 से पहले, गुजरात दंगों वाला, उसके बाद तानाशाह बताने लगे, उसके बाद दुनिया भर में जो लेख लिखे जाते हैं, जैसे देखिए ना यहाँ तो कुणाल कामरा का दफ्तर जाके, वो भी भाजपा भी नहीं, एक नाथ शिंदे की पार्टी के 4 लोगों ने जाके थोड़ी सी कुर्सी टेबल तोड़ दिए, दफ्तर को ध्वस्त नहीं किया, वहां बुलडोजर नहीं चलाया, केवल कुर्सी टेबल 4 तोड़ देने पर ये न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर बनती है, बीबीसी की खबर बनती है।
तो ये पूरा का पूरा राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, तो भाजपा के मन में ये चल रहा है कि हम कहीं से भी ऐसा न दिखे कि हम संविधान या लोकतंत्र जो है उसके विरुद्ध हैं या फिर लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध हैं, ऐसा प्रचारित करने का अवसर भी न दें। अगर ऐसा नहीं भी है तो कुछ ऐसा न करें जिससे ऐसा दुष्प्रचारित करने का हमारे विरोधियों को या फिर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को अवसर मिल जाए। तो इसीलिए ये इतने बड़े-बड़े यहाँ पर हाथ नहीं डालते हैं, और इनका ये भी एक सोचना है कि जब हम 2 सीटों से 0 सीटों से 77 तक पहुँच सकते हैं, तो हम 77 से फिर 150 तक भी पहुँच सकते हैं, हम 120 तक भी पहुँच सकते हैं। तो ये भाजपा मान के आपको चल रही है। और भाजपा और संघ दोनों ही हैं जो ये 10 साल, 20 साल, 30 साल, 100 साल तक की भी राजनीति अगर हम कहें या फिर रणनीति कहें, तो वो लेके चलते हैं, तैयारी जो है वो लेके चलते हैं। चाहे प्लान चाहे एबीसी हिंदू वगैरह। तब तक बचे बंगाल में या ना बचे। चलिए हाँ, इस पर ये हम, एक केस हो सकता है। अब हमारे सामने आपके वो मत जो हैं जी, वो थोड़े से जी। भिन्न हैं। जी, जी, हाँ, ये अब सामने वाला गिरोह जो है वो इतना ज़्यादा क्रूर है, वो क्रूरता की कौन-सी पराकाष्ठा को पार करता है, उस हिसाब से भी रणनीति बदलते हुए हमने देखे हैं। जैसे कश्मीर, जम्मू-कश्मीर में क्या हुआ? पहले इन लोगों ने अमन की आशा का दीप जलाया ना, महबूबा मुफ्ती के पिता जो थे, जिंदा थे, सैयद मुफ्ती, उनके साथ इन्होंने गठबंधन किया ना, सरकार भी चलाई, फिर उन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ भी सरकार चलाई। और एक बार जब वो सरकार हटी, उसके बाद इन्होंने दम दिखाया ना, इन्होंने वो ती तो 370-35 से दम हटाया तो और प्रेसिडेंट्स फिर रूल की बेसिस पे ही तो दिखाया, वही तो मैं कह जी, रहा हूँ। हाँ, वहाँ राष्ट्रपति शासन। तो इनका ये है कि ठीक है, कश्मीर उस ज़ोन में पहुँच चुका था तो हमने किया, बंगाल को अभी भी बचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ 33% मान के चलिए, 30% कहा जाता है कि वहाँ पे मुस्लिम जो है वो हो गए हैं। मान के चलिए कि 1/3 हो गए हैं, 33% भी अगर मान के चलिए, तब भी भाजपा देख रही है कि जम्मू-कश्मीर की तरह गन केस एकदम से नहीं है, कश्मीर घाटी की तरह कह लें, गन केस नहीं है। अभी भी 66% में से हिंदू अगर अच्छी मात्रा में समर्थन देते हैं, तो भाजपा की जीत जो है वो तय हो सकती है। नहीं तो हो सकती, अभी इनकी नज़र में नहीं कश्मीर जो है वो क्योंकि बंगाल गन लोग केस जो नहीं। हैं अपनी जान माल की कीमत पर बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, कोई भी समझदार आदमी तैयार नहीं होगा। जब पता है कि जी, वो सामने भी बगल में जी, वहाँ जी। क्लब चल रहा है, वहाँ गुंडों ने सबकी मैपिंग कर रखी है और जी, जी। जानते हैं किस कौन-कौन वोट देने जाएगा और कह देते हैं वोट देने नहीं जाना, तो उसकी हिम्मत नहीं चला जाए। कल जीत गया तो ये भी हो इसलिए सकता है, कुछ देखिए हो सकता है मेवात में। मैं बंगाल रहा हूँ, मैं जी, आपको जी, हाँ। अनुभवजन्य बात बता रहा हूँ। जी, जी। नहीं, मैं स्थिति आप वहाँ की देख रहे हैं। दूसरी चीज़ आप मेवात में देखिए ना, जिस विधायक पर आरोप लगता है कि उसने दंगे भड़काए, जिस पर आरोप लगता है कि उसने वो खुद दंगाइयों में शामिल था, वो विधायक फिर से जीत जाता है, नूंह की सीट पर फिर से वहाँ पे मुस्लिम विधायक जो है वो जीत जाता है। तो ये लोग तो एक मुश्ती वोट करेंगे, यूसुफ पठान का पश्चिम बंगाल से क्या लेना-देना है? उसका वहाँ जिस सीट से लड़ाया गया, वहाँ से क्या लेना-देना है? लेकिन वो टीएमसी का उम्मीदवार है, चूँकि मुस्लिम है इसलिए मुस्लिम सीट से वहाँ से जाके जीत जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि क्यों मेरा वहाँ पे बहिर्गतो नहीं आता, बाकी सब जी। बहिर्गतो। वही बाकी सब जो है वो वही बाहरी हो जाते हैं, वही जो महाराष्ट्र में कभी ये लोग चलाया करते थे, बाहरी वर्सेस वाला बंगाल में ये लोग चला रहे हैं। तो इसमें आपका भी कहना सर ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि एक बार आप थोड़ा-सा चुनाव आयोग को तो टाइट कीजिए और स्वच्छ चुनाव तो 3 चरण में, 4 चरण में, 10 चरण में वो तो करा के देखिए फिर क्या होता है। मतपेटी में देखिए से फिर चिन्ह देखिए निकलता मैं तो है। आपको अनुभव से बता रहा हूँ भाई, हम तो जी, जी, ऑब्जर्वर बिल्कुल। कितने जगह दर्जन भर जगहों पे इलेक्शन ऑब्जर्वर रहा हूँ मैं जी, और जी, एज़ बिल्कुल। हाँ। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, एज़ रिटर्निंग ऑफिसर कम से कम नहीं तो जी, 20 जी। चुनाव कराए हुए। तो जी, जी। चुनाव की जो मशीनरी है वो चुनाव के समय तक तो रहती है, उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद क्या? ये भी नहीं, भाजपा को जीत की उम्मीद है ना कि चुनाव के बाद हमारी जो है अगर स्वच्छ चुनाव होगा, तो हमारी जीत होगी और चुनाव आयोग ये पर तो पहले पिछली भी बार भी थी, भाजपा ये की तो पिछली नियंत्रण बार भी थी। थी। ये तो सारे जो जी, रिज़ल्ट थे उन्होंने भी ये बताया था। वो जो भय है उसको कैसे दूर करेंगे? जी। वो तब दूर होगा जब कुछ दम दिखाएँगे दूसरी तरह का। और वो दूसरी तरह का है कि भैया भले रिजेक्ट हो जाए जाके, एक बार तुम्हें प्रेसिडेंट रूल दिखा के बताएँगे। अभी तो देखिए नए अध्यक्ष कौन आते हैं, उसके बाद पता चलेगा क्या रणनीति और रहती है, क्या नहीं रहती है। बिहार, असम, बंगाल ये जो है ना सारे कि लाइन हम बड़े सहृदय और बड़े हम सब काम जो है वो और सामने जो है हम बहुत मीठे-मीठे रहते हैं ना, ये कई बार जो है वो दिखाना पड़ता है भई।
जी दम दिखाना पड़ता है, और कम से कम काटो नहीं तो फुफकारना तो पड़ता ही पड़ता है। चलिए। चरखा चलता है हाथों से, शासन चलता तलवार से। बिल्कुल। ये तो तो बात आइए है आज जी। की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और अनुपम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।